Hello everyone. Today I am going to discuss a very important, very imperative topic for you, and that is the syllabus of various examinations, various competitive examinations conducted in India. These examinations are Bank Probationary Officer Examination and Clerk as well, CDS Combined Defense Services, NDA, CPO, SSC, SSC Mains, CPF, RIMC Rashtriya Indian Military College, PCSJ, HJS, ARO Assistant Review Officer. This examination is conducted in High Court. The High Court itself conducts this examination. SSC Translator, IAS Mains, and another examinations are TGT examination, PGT, GIC and CTET examinations. ये सारी परीक्षाएं, these examinations are conducted in India for various offices. जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं सेलेक्ट होकर के, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की मिनिमम जानकारी ये होनी चाहिए कि आप दी गई वहाँ फाइल्स को पढ़कर समझ सकें और ज़रूरत पड़ने पर आप राइट बैक कर सकें, आप लिख करके अपने बॉस को दे सकें. इसलिए ये ऑफिसेस की डिमांड पर आपको बहुत सारे इन सारी परीक्षाओं में आपको लैंग्वेज की एबिलिटी की जांच आपकी की जाती है, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट की जाती है. इसीलिए एग्ज़ाम में दिया, उस एडवर्टीजमेंट में दिया रहता है लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, यानी आपकी लैंग्वेज एबिलिटी की जांच होती है. अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है, बड़ी मज़ेदार बात यह है और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आप इस पूरी लैंग्वेज एबिलिटी में, जिसमें आपकी लैंग्वेज एबिलिटी की जांच के लिए, लैंग्वेज एबिलिटी से मेरा मतलब है रीडिंग एबिलिटी, एटलीस्ट मिनिमम रीडिंग एबिलिटी एंड अगर हो सके तो थोड़ी सी राइटिंग एबिलिटी. तो रीडिंग एबिलिटी और राइटिंग एबिलिटी के लिए आपको आपकी एबिलिटी की जांच करने के लिए ये सारे सिलेबस तैयार किए गए हैं. इन माध्यमों से आपकी लैंग्वेज एबिलिटी की जांच होती है. सबसे पहले तो आपसे ये जांच की जाती है कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए रहेंगे अलग अलग परीक्षाओं में, बैंक पीओ में अलग, एसएससी में अलग, सीडीएस में अलग, एनडीए में अलग. इनके कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन सब में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं जिसमें कुछ सेंटेंसेस होते हैं. उन सेंटेंसेस में कुछ एरर्स होते हैं, कॉमन एरर्स. उनका नाम है कॉमन एरर्स. कॉमन एरर्स का मतलब ये होता है कि आप एक बार सेंटेंस को पढ़िए और उसमें आपको दिखने वाली गलती कॉमन लगे, यानी देखते ही पहचान जाइए. अगर आप देखते ही नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसका मतलब वो एरर कॉमन एरर नहीं है. इसका मतलब आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है कि वो आपको कॉमन लगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन इसका जो किसी भी परीक्षा में, जितनी परीक्षाएं हैं, जैसे हमने आपको ये परीक्षाएं जो हमने आपको बताया, इन सभी परीक्षाओं में इस कॉमन एरर का जो हिस्सा आता है, शेयर आता है, वह मात्र 10% का आता है. इस 10% में जो आपका हिस्सा आ रहा है, उसकी तैयारी में आप कितना वक्त लगाते हैं, कितनी तैयारी आप करते हैं उसके लिए, तो पता चलता है कि उसकी, मान लीजिए कहीं आप पढ़ते हैं तो आप हर समय कोई ग्रामर की बुक पढ़ते रहते हैं, हर समय आप ग्रामर की बुक पढ़ते रहते हैं. उस कॉमन एरर के लिए आपकी पूरी तैयारी सिर्फ कॉमन एरर की तैयारी में आप पूरी किताब को लगातार पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं. रूल कई बार समझ में आते हैं, कई बार नहीं समझ में आते हैं, कई बार याद होते हैं, कई बार नहीं याद होते हैं. और आपका एक मैक्सिमम टाइम, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का, हिंदी भाषी राज्यों के जितने छात्र हैं, उनका अंग्रेजी की तैयारी के नाम पर अधिकतम समय कॉमन एरर की पढ़ाई में चला जाता है, जो नष्ट हो जाता है, जो वेस्ट हो जाता है. क्या ये कॉमन एरर अकेले की तैयारी आपको सिलेक्शन दिला सकती है? मुझे नहीं लगता कि आपको ये सिलेक्शन दिला सकती है. तो इस पर हम बात करेंगे अभी आगे और हम चर्चा करेंगे. दूसरा आपका होता है इंप्रूवमेंट. इंप्रूवमेंट का क्या मतलब हुआ? कोई सेंटेंस दिया रहेगा, वह सेंटेंस कहीं से ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो सकता है, कोई एक हिस्सा उसमें गलत हो सकता है, उसको आपको इम्प्रूव करना होता है, उसे आपको करेक्ट करना होता है. हालांकि ये सब ऑब्जेक्टिव हैं,
इम्प्रूव करना होता है। और लेकिन ये इम्प्रूवमेंट किसका करने जा रहे हैं? सेंटेंस का। कॉमन एरर किस में है? सेंटेंस में। इम्प्रूवमेंट किस में है? सेंटेंस में है। यानी इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस को करने के लिए भी आपको सेंटेंस की समझ होनी चाहिए, कॉमन एरर को करने के लिए भी आपको सेंटेंस की समझ होनी चाहिए। तीसरा जो पूछा जा रहा है वो है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, या फिर आप कहते हैं सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंसेस। इस अरेंजमेंट और सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंसेस में भी आपको कुछ सेंटेंसेस दिए रहेंगे। 6 सेंटेंस भी हो सकते हैं, 4 सेंटेंस भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, आप परीक्षाओं के ऊपर डिपेंड करता है। किसी में 6 सेंटेंस हैं, किसी में 4 सेंटेंस हैं। तो 4 सेंटेंस जो 6 रहेंगे तो पहला सेंटेंस वो ओपनिंग रहेगा और लास्ट जो 6 सेंटेंस रहेगा वो कॉन्क्लूसिव रहेगा। जो बीच के 4 सेंटेंस हैं उनके ऑर्डर को वो बदल दिया जाता है, उसके क्रम को बदल दिया जाता है, जिससे कि उसका मीनिंग डिस्टॉर्ट हो जाता है। आपको करना ये पड़ता है कि उस पूरे 6 सेंटेंस को पढ़िए और उसमें जो बीच के क्रम है PQRS के नाम से उनको सीक्वेंस में लगा दीजिए, उनको ऑर्डर में लगा दीजिए। इसीलिए इनका नाम है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के नाम से भी आती है परीक्षा में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डरिंग करना, ये सीक्वेंसिंग करना, ये अरेंज करना सेंटेंसेस को आप तभी कर पाएंगे जब आपको सेंटेंसेस की समझ हो। कॉमन एरर कर पाएंगे जब आपको सेंटेंस की कंप्लीट समझ हो। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस कर पाएंगे जब आपको इंप्रूवमेंट की समझ हो। अरेंज किसी भी सेंटेंसेस को आप कर पाएंगे जब आपको सेंटेंसेस की समझ हो। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज दिए जाते हैं, अनसीन पैसेजेस होते हैं, इसको आप कभी पहले देखे नहीं रहते हैं। इन पैसेज को भी समझने के लिए इन पैसेज के क्वेश्चन, इन पैसेजेस में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि किसी तथ्य पर आधारित है, वो आपको लाइन देखेंगे तो लाइन में मिल जाता है। लेकिन ये छोटी परीक्षाओं में ऐसा संभव है, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में ये सवाल ना के बराबर पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है ग्लोबल क्वेश्चन। ग्लोबल क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि पूरे पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। वो हो सकता है टाइटल से रिलेटेड हो। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वो जो बहुत जरूरी होता है जानना आपके लिए, वो ये है कि ये इन्फरेंशियल क्वेश्चंस होते हैं। इन्फरेंशियल क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आप पैसेज को पूरा पढ़िए, पूरी तरह से इसे कॉम्प्रिहेंड करिए, पूरी तरह से इसे समझिए, और समझने के बाद आपके जो क्वेश्चंस नीचे दिए रहेंगे उन क्वेश्चंस को पढ़िए और उसमें कहीं ना कहीं बीच में कहीं क्लू होगा, इन्फर करना पड़ेगा आपको गेस, इंटेलिजेंट गेस करना पड़ेगा कि ये इसका आंसर है। इन्फ्रेंस के आधार पे आपको उसका आंसर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। यही मकसद है उस एग्जामिनेशन बोर्ड का, उस एग्जामिनेशन बॉडी का जो आपको परीक्षा में बैठा रही, आपकी लैंग्वेज को चेक कर रही है कि आपको कम से कम पढ़ने की समझ तो होनी चाहिए ना, पढ़ करके आप समझ सकें उसे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पढ़ करके उसको समझें, तभी आप पैसेज को, इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो तो पूछे ही नहीं जाते हैं, कहीं एक आध पूछ लिए गए तो उससे आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। अगला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ एक पैसेज दिया रहेगा, उसमें बीच में कुछ ब्लैंक्स होंगे, उस ब्लैंक में पूरे सेंटेंस को पढ़िए और उसके आधार पर आप बीच में आए हुए ब्लैंक को, जो नेसेसरी वर्ड हो, जो इंपरेटिव वर्ड हो, जो उसका जरूरी वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड हो, उस अप्रोप्रिएट वर्ड को आप उसमें फिल कर दीजिए। ये भी तभी पॉसिबल है जब आपको सेंटेंस समझ में आ रहा हो। बिना समझे सेंटेंस को आप नहीं कर पाएंगे। बैंक पीओ में बड़ी अच्छी बात यह होती है कि पैसेज के ही आधार पर आपकी वोकेबलरी की भी जांच हो जाती है। यानी कोई पैसेज होगा, उन्हीं में से आपको कुछ वर्ड्स रहेंगे, जो वर्ड्स आप कभी नहीं देखे रहेंगे, अनसीन रहेगा, उन वर्ड्स को कहेगा इस पैसेज के आधार पे यहां पर इस वर्ड का क्या मीनिंग हुआ। तो आपका ये वोकेबलरी का, उसी में सिनोनिम, जिसे आप वर्ड पावर भी कहते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी अलग से इडियम्स एंड फ्रेजेस पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो अनसीन होते हैं और आपको उसे समझना पड़ता है। हाँ, कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जैसे ये टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, सीटेट, ये परीक्षाएं हैं,
तो इनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन किसका? सेंटेंसेस का। नाम ही है इसका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और नरेशन ऑफ सेंटेंसेस, और वॉइस भी है तो वो भी वर्ब का ही वॉइस होता है, इसको भी आपको उसी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी आप क्वेश्चंस तभी हल कर पाएंगे जब आपको किसकी समझ होगी? सेंटेंसेस की। आप एक चीज और थोड़ा सा और देख लीजिए, यहां पर भी पीसीएसजे में और जो हायर जुडिशियल सर्विसेज हैं एचजेएस में, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो परीक्षा है, एसएससी मेंस की जो परीक्षा है, आईएएस मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो रिम्स में और सीपीएफ में और एसएससी मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसकी बात तो हम बाद में कर लेते हैं। इसकी जो हम बात कर रहे हैं पीसीएसजे में, इसमें ट्रांसलेशन होता है। मतलब इसमें एक पैसेज दिया रहेगा हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, और एक हिंदी में इंग्लिश में दिया रहेगा, उसे हिंदी में ट्रांसलेट करिए, और एक प्रेसी राइटिंग आती है। तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको भाषा की समझ होगी। और बिना भाषा की समझ के लैंग्वेज की डेवलपमेंट, जब तक आप लैंग्वेज को डेवलप नहीं करते हैं, आप इस पोर्शन को नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे ये लो स्कोरिंग जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा कम नंबर यहीं पे ले आते हैं इन परीक्षाओं में। पीसीएसजे, जेएस और एआर वगैरह में सबसे कम नंबर ले आते हैं। एसएससी मेंस में थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ भी जो शेयर है कॉमन एरर का वो वही है, 20%, 10% यहाँ भी है कॉमन एरर के लिए। बाकी चीज़ें जो हैं वो कुछ फैक्ट बेस्ड हैं, उस पर पढ़ना पड़ता है। बाकी फिर आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। एसएससी मेंस में भी, सीपीएफ में भी पूरा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, राइटिंग एबिलिटी भी आपकी जांच हो रही है। रिम्स परीक्षा है, रिम्स का मतलब होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। इस परीक्षा में, ये बच्चों की परीक्षा होती है, 13 साल से कम के बच्चों की परीक्षा होती है। ये परीक्षा में भी आपको, अगर आपके बच्चे को पास होना है, तो आपके अंदर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज एबिलिटी होनी चाहिए। इसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग चारों एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये आपका पूरा सिलेबस है किसी भी परीक्षा का। लेकिन जो मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले मज़ेदार शब्द मैंने यूज़ किया था और अनफॉर्चुनेट शब्द यूज़ किया था, वो ये था कि आज इतने सारे टीचर्स, इतने सारे लोग बिना किसी बैरियर के, कोई चेक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी पे, सब यूट्यूब चैनल्स हैं, जिस तरह से हैं, जितना ज़्यादा लोग आ गए हैं, उसमें ये बड़ा मुश्किल हो जा रहा है समझ पाना कि कौन सही है, कौन गलत है और क्या है। बच्चे पूरी तरह से बेविल्डर्ड हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हम कैसे पढ़ें, तैयारी करें। इसी को लेकर के आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप इसको देखिए, समझिए, और तब आप जज करिए। और पूरे जितने यूट्यूब में आप सर्फ करते जाइए, कंटिन्यूअसली आप सर्फ करिए, आप देखेंगे कि देयर आर सो मेनी टीचर्स, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, आई डोंट नो व्हाट, they are all teaching the rules of common errors, nothing else. आप उठा के वीडियोस देख लीजिए, जितने YouTube पे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो डाउट सेशन के नाम पर भी या किसी ऐसे के नाम पर भी वो आपको कहीं नाउन के रूल पढ़ा रहे हैं, कहीं प्रोनाउन के रूल पढ़ा रहे हैं, कहीं वर्ब के रूल पढ़ा रहे हैं, कहीं वो प्रीपोजिशन समझा रहे हैं, यही सब समझा रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा समझा रहे हैं, ये मैंने कहा 10% का सिलेबस है। ये जो 90%, 15% मान लीजिए सीडीएस में ये 15% हो जाता है कॉमन एरर का एनडीए में, लेकिन बाकी मान लीजिए 80% सिलेबस आपका जो यहाँ पे है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, ये 80% सिलेबस है, ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सिलेबस आपका है। ये सिलेबस कहाँ कवर हो रहा है आपका? हिंदी मीडियम के बच्चे सिर्फ हर समय नाउन के रूल, आगे आगे नाउन के रूल पढ़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे भूला जा रहा है। जब तक प्रोनाउन शुरू करते हैं, नाउन पूरी तरह जा चुका है, फिर वो बैठते हैं रिवीजन के लिए। पूरे समय वो कॉमन एरर की किताबें, मोटी मोटी कॉमन एरर की किताबें उनके पास होती हैं, और इसके नाम पर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, अरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन, ये जो रैपिड फिलर्स हैं, वोकेबलरी है, इन सब के नाम पे एक दूसरा वॉल्यूम आ जाता है किताबों का। Market, the whole market is fluxed with all these kind of books, unnecessary books, जिसमें लैंग्वेज लर्निंग का बिल्कुल भी चांस नहीं है। ये किताबें जो दूसरा वॉल्यूम आ रहा है, वो उन बच्चों के लिए है जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है और वो इस पे प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस के लिए आपकी लैंग्वेज एबिलिटी तो चाहिए, लैंग्वेज एबिलिटी आप में है नहीं। तो जब आपके अंदर लैंग्वेज एबिलिटी नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। आप मजबूर होकर के कॉमन एरर के सवाल 15% पर पूरी एनर्जी, पूरा टाइम, पूरा पैसा, पूरा समय आप इसी पे वेस्ट करते रहते हैं।
कैसे होगा इसे? तो इस 85% ऑफ सिलेबस को कवर करने के लिए आपको क्या पढ़ने की आवश्यकता है? क्या पढ़ें आप? इट्स $1 million क्वेश्चन. दिस इज $1 million क्वेश्चन फॉर एवरी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कंपैटिटिव एग्जामिनेशन, कि हम इस 85% ऑफ सिलेबस को पर कमांड करने के लिए कैसे, कौन सी तैयारी करें, कौन सी बुक हमारे साथ खड़ी है. तो मैं आपको एक और मजेदार एग्जांपल देना चाहता हूं. वो एग्जांपल ये है कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, कोई किताब मान लीजिए, कोई भी बुक मान लीजिए, रेन एंड मार्टिन को ले लीजिए. रेन एंड मार्टिन की जो बुक है, ग्रामर की बुक है, वो उसमें रूल्स दिए गए हैं सर. वो बुक 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए है, अपर मिडिल क्लास के लिए. तो जो हायर मिडिल क्लास है, उसमें उस पुस्तक को इंट्रोड्यूस किया जाता है. रेन एंड मार्टिन यहां के नहीं रहे होंगे, वो जहां के भी रहे होंगे, तो वो पुस्तक उनके देश में वो बनी होगी, तो उनके बच्चों के लिए भी वो 9th और 10th में ही दी जाती रही होगी. उस पुस्तक को भारत में भी लाया गया, तो यहां पर भी वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को वो पुस्तक दी जाती है. किसको दी जाती है? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को. इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स उस पुस्तक को उस समय पा रहे हैं जब उनको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में प्रोफिशिएंसी है. यानी 8 तक इंग्लिश मीडियम का बच्चा रीडिंग भी अच्छी से जानता है, राइटिंग भी अच्छे से जानता है, लिसनिंग भी अच्छी कर लेता है और स्पीकिंग भी अच्छी कर लेता है. उसको तब ग्रामर के रूल दिए जा रहे हैं. हमारे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, इनको ये पुस्तक या ऐसी इस पर आधारित बहुत सारी ग्रामर की बुक तब दी जा रही है जब वह उसको लैंग्वेज की न उसे रीडिंग आती है, न उसे राइटिंग आती है, न उसे लिसनिंग आती है, न उसे स्पीकिंग आती है. उसके बाद उसको ये ग्रामर के रूल्स दिए जा रहे हैं. आप बताइए कि क्या हिंदी मीडियम का छात्र ऐसा कुछ कर पाएगा? ऐसी कोई समस्या का समाधान उसके लिए मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा. तो फिर करे क्या वो? उसको क्या करना पड़ेगा? जी हां, ये उसे करने के लिए उसको सबसे पहले सिलेबस को कायदे से समझना पड़ेगा. फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं और ये समझाना चाहता हूं कि आपको क्या पढ़ना है. तो कॉमन एरर्स किसमें? सेंटेंसेस में. आप जरा सेंटेंस वर्ड को देखिए. नोटिस द वर्ड सेंटेंस इन द होल सिलेबस. जस्ट नोटिस द वर्ड sentence in the whole syllabus. Common errors in sentences. Improvement of sentences. Arrangement or sequencing of sentences. Comprehension of sentences. Fill in the blanks. I mean rapid fillers in sentences. Vocabulary in sentences. Transformation of sentences. Narration of sentences. Voice in sentences. Similarly, translation of sentences. Précis of sentences. It means your syllabus is actually, just notice, mind. Heed what I say. I am saying that your syllabus is not common errors, improvement, arrangement, comprehension, fill in the blanks, vocabulary, transformation, narration, voice. This is not at all your syllabus. So your syllabus is all these of sentences. Your syllabus is sentence. Are you getting my point? अब इस सेंटेंस को समझने के लिए, अगर आपको सेंटेंस समझ में नहीं आता है, तो क्या आपको लगता है कि आप न्यूज़पेपर समझ सकते हैं, मैगजीन समझ सकते हैं? हर बच्चा देखिए उसके हाथ में द हिंदू होता है. द हिंदू लेकर के वो क्या कर रहा है? वो वोकेबलरी के कुछ वर्ड डिफिकल्ट मिल गए तो उनको नोट कर लिया. व्हाई यू नोटिंग डाउन द वर्ड्स? अलग से आप नोट करते हैं, उसकी मीनिंग लिख लेते हैं, फिर आप भूल जाते हैं. क्यों आप ऐसा कर रहे हो? न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, आपको उसके भीतर जो सेंस है वो नहीं समझ में आता है. मैगजीन्स हैं, जैसे वर्ल्ड फोकस है, सेमिनार है, मेन स्ट्रीम है, ऐसे और बहुत सारी अच्छी अच्छी मैगजीन्स हैं जो आप नहीं पढ़ पाते हो, आप जानते भी नहीं हो, उनको आप पढ़ते भी नहीं हो. पढ़ते हो तो समझ में भी नहीं आता है. जो टेक्स्ट हैं, इंग्लिश
टेक्स्ट है, लिटरेचर है, वो आपकी समझ के परे है, आप नहीं समझ पाते हो, क्योंकि उस सब में सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस का एक फील होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत है, ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। क्योंकि एक सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, एक सेंटेंस में क्या क्या होती है, एक सेंटेंस में सब कुछ होता है, एक ही सेंटेंस में सारा कुछ होता है। एक सेंटेंस का एक बॉडी होता है, ब्लॉक्स होते हैं, आइडिया ब्लॉक्स होते हैं। उन आइडिया ब्लॉक्स को अगर आप समझ लेते हैं तो उसमें आए हुए वर्ड्स को समझ लेते हैं, उसमें आए हुए फ्रेजेस को समझ लेते हैं, उसमें आए हुए जितने क्लॉजेज हैं उनको समझ लेते हैं, उसमें आए हुए उनसे बने हुए क्लॉजेस के माध्यम से बने हुए सेंटेंसेस को समझ लेते हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न्यूज़पेपर मैगजीन में कर लेते हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप पैसेज में कर लेते हैं, अरेंजमेंट में कर लेते हैं, अपने क्लोज पैसेज में कर लेते हैं। तो सेंटेंस अगर आपकी समझ में पूरी तरह से उसकी बॉडी, उसके भीतर का इनर एनवायरनमेंट, द इनर एनवायरनमेंट ऑफ अ सेंटेंस, सच ये है कि आपको किसी भी सेंटेंस का इनर एनवायरनमेंट नहीं पता है, इसलिए आप लैंग्वेज लर्निंग में बहुत पीछे हो, और यह लैंग्वेज लर्निंग कहीं भी नहीं हो रही है। आप उठा के YouTube देख लीजिए, और आपके आसपास भी अगर टीचर पढ़ा रहे हो तो उनको भी देख लीजिए, आप यकीनन पाएंगे। शायद हमसे आप हो सकता है, मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि अगर आप ये बात कह रहे हैं, मतलब आपको ये लग रहा हो कि मैं किसी की आलोचना, नहीं, मैं बिल्कुल आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन। आप खुद जांच करो कि आप देखेंगे कि YouTube चैनल्स पर जो भी हैं या अन्य जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें भी आप देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के नाम पर आपको कॉमन एरर्स के रूल्स बताए जाते हैं, वो डिस्कस किए जाते हैं, और हर समय बच्चा सिर्फ ये पूछता है कि इसमें क्या गलती है, इस सेंटेंस में क्या गलती है, सिर्फ गलती वो ढूंढता रह जाता है, वो कॉम्प्रिहेंशन पर काम ही नहीं करता है। ना कोई टीचर काम करता है, ना बच्चा काम करता है, इसलिए सबसे पुअर रिजल्ट। मैं रवि शुक्ला प्रयागराज से, और प्रयागराज में हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो बैंक पीओ के बारे में सोच नहीं पाते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट यस, हिंदी मीडियम के बच्चे बैंक पीओ के बारे में नहीं सोच पाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। वो एसएससी मेंस के बारे में सोच नहीं पाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। वो बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो इन परीक्षाओं के अतिरिक्त हैं, जैसे लेखपाल है, दरोगा है, सिपाही है, और तमाम छोटी छोटी परीक्षाएं हैं। उन परीक्षाओं में अपने जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं करते हैं कि इन परीक्षाओं में कॉन्फिडेंटली बैठें, क्योंकि वो उनके अंदर लैंग्वेज की एबिलिटी नहीं आई है। लैंग्वेज एबिलिटी के लिए आपको चाहिए एक सही डायरेक्शन, एक सही मार्गदर्शन, एक सही दिशा, और लैंग्वेज का पूरा चीरफाड़, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि जो कमेंटेटर होता है, मैं इसको थोड़ा सा एक अलंकारिक भाषा में कहें, फिगरेटिव वर्ड यूज करें, तो वो ये कि ये जो लैंग्वेज है, इसको समझने के लिए आपको सच में लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। ये वैसे ही है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूं। जैसे बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं जो कभी क्रिकेट नहीं खेले, वो रेडियो पे भी कमेंट्री करते हैं और टीवी पर भी कमेंट्री करते हैं। वो कमेंटेटर्स कभी भी क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन वो रूल्स बता सकते हैं, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, सारी बातें वो बता सकते हैं। लेकिन एक जो क्रिकेटर जिसने खेल रखा है, वो एक्चुअल में आपको सिखा भी देगा, आपको बता भी देगा, और आपको सब कुछ समझा भी देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस पूरी लैंग्वेज को समझिए, इसके भीतर के एनवायरनमेंट को समझिए, इसके भीतर की बॉडी को समझिए, भीतर के यूज हुए पार्ट्स को समझिए, तब उसके बाद आप ये कर पाएंगे, सच में कर पाएंगे, और यकीनन कर लेंगे। और अगर आप इस दिशा में काम करेंगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप अपना रिजल्ट 1 महीने के अंदर देखिए। आप हिंदू न्यूज़पेपर, आप मेन स्ट्रीम जैसी मैगजीन, आप योजना, कुरुक्षेत्र इंग्लिश में, आप वर्ड फोकस, आप सेमिनार जैसी मैगजीन को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और भीतर घुस करके उसमें जो जो राइटर का मंतव्य है, जो जो राइटर कहना चाहता है, वो आप पूरा का पूरा समझ पाएंगे, और तब इंग्लिश आपकी ये सिंपल हो जाएगी, सरल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और फिर हम आपको अगले वीडियो में आएंगे और ये बताएंगे कि सच में ये लैंग्वेज लर्निंग कैसे इजी हो सकती है, और कैसे सेंटेंसेस, एक सेंटेंस के भीतर क्या क्या चीजें हैं और हम क्या क्या उसको प्रैक्टिकल करके नहीं देख पाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।